हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मोहम्मद आरिफ। वेलकम टू न्यूक्लियस अकेडमी कन्नौज। इससे पहले हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में हेरेडी के बारे में पढ़ा था। हेरेडी में हम लोगों ने मेंडल्स के लॉ के बारे में बात की थी थोड़ी सी, लेकिन अभी तक हम लोगों ने मेंडल्स के लॉ को पढ़ा नहीं है। इसके साथ साथ मेंडल कौन थे, कहाँ पैदा हुए और मेंडल ने किस तरह से अपने एक्सपेरिमेंट किए थे और किस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए थे, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। आज हम लोग उसी को टॉपिक को आगे बढ़ते हैं और उस टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे। वो एक्सपेरिमेंट कौन कौन से थे? देखिए, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो मेंडल के एक्सपेरिमेंट थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने यहाँ पर दो तरह से एक्सपेरिमेंट किए थे, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड। यहाँ पर जब मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इन्होंने केवल एक सिंगल कैरेक्टर के ऑब्जर्वेशन के बारे में बात की थी और डाईहाइब्रिड क्रॉस में एक तरह से दो एक साथ कैरेक्टर लिए थे और उनको ऑब्जर्व किया था। तो इन्हीं के बारे में चलिए चलते हैं, हम लोग बात करते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग कि कैरेक्टर्स कौन से थे, पी प्लांट में किन कैरेक्टर्स को मेंडल ने ऑब्जर्व किया था, हम पहले इनकी बात करेंगे। देखिए, जैसा कि सामने दिया है यहाँ पर कि कॉन्स्ट्रक्टिंग ट्रेट्स इन पी प्लांट, यानी कि मेंडल ने पी प्लांट में कौन से कॉन्स्ट्रक्टिंग ट्रेट्स को ऑब्जर्व किया था। देखिए, किसी भी एक कैरेक्टर के दो कॉन्स्ट्रक्टिंग ट्रेट होते हैं, यानी कि दो यहाँ पर कॉन्स्ट्रक्टिंग एलील होते हैं, एक डोमिनेंट होता है और दूसरा रिसेसिव होता है। तो इस तरह से मेंडल ने यहाँ पर पी प्लांट में सेवन पेयर्स ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिंग ट्रेट्स को ऑब्जर्व किया था। तो ये 7 पेयर्स ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिंग ट्रेट कौन से थे, इनके बारे में हम लोग बात करते थे। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहां पर हाइट ऑफ प्लांट। ये सबसे पहला मेंडल का ट्रेट था जिसमें हम यहां पर देखते हैं कि मेंडल ने दो, एक तो डोमिनेंट फॉर्म और दूसरी रिसेसिव फॉर्म को ऑब्जर्व किया। अब यहां पर जो डोमिनेंट फॉर्म थी वो कौन सी थी? टॉल, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं लॉन्ग। जबकि यहां पर जो रिसेसिव फॉर्म थी इसकी, रिसेसिव फॉर्म, उस रिसेसिव फॉर्म को हम लोग यहां पर बोलते हैं ड्वार्फ या फिर शॉर्ट। तो इस तरह से मेंडल ने यहां पर सबसे पहला जो कैरेक्टर ऑब्जर्व किया था वो प्लांट की हाइट का था। प्लांट की हाइट डिपेंड करती है स्टेम की हाइट पर। किस पर डिपेंड करती है? हाइट ऑफ स्टेम। तो इस तरह से इन्होंने स्टेम की हाइट के बारे में बताया था कि किसी भी प्लांट की स्टेम जितनी ज्यादा लंबी होती है प्लांट की हाइट उतनी ही ज्यादा होती है। तो यहां पर टॉलनेस डोमिनेंट कैरेक्टर था पी प्लांट का और ड्वार्फ जो था वो यहाँ पर रिसेसिव कैरेक्टर था। फिर इसके बाद मेंडल ने जो दूसरा कैरेक्टर ऑब्जर्व किया था उस कैरेक्टर को हम लोग यहाँ पर बात करते हैं पोजीशन ऑफ फ्लावर। पोजीशन ऑफ फ्लावर, यानी कि पी प्लांट में जो फ्लावर था उसकी पोजीशन क्या थी। तो उसमें देखा जाए तो डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों होंगे। अब डोमिनेंट में एक्सियल पोजीशन थी, एक्सियल यहां पे कौन सी थी? डोमिनेंट थी, डी बना देते हैं इसके लिए। और जो इसकी टर्मिनल पोजीशन थी, टर्मिनल, ये यहां पर इसकी रिसेसिव पोजीशन थी, इसके लिए हमने आर बना दिया यहां पर। तो ये हो गया हमारा डोमिनेंट और ये हो गया हमारा रिसेसिव। तो यहां पर ये बात हो गई पोजीशन ऑफ फ्लावर की। इसके बाद अगला जो कैरेक्टर मेंडल ने ऑब्जर्व किया था वो कलर ऑफ फ्लावर था, यानी कि फ्लावर का कलर, कलर ऑफ फ्लावर। तो जैसा कि अगर हम पी प्लांट को ऑब्जर्व करें तो पी प्लांट में हमें दो कलर के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, एक तो वायलेट कलर और दूसरा यहां पर हम देखते हैं व्हाइट कलर। तो यहां पर दो कलर जो थे, एक वायलेट और दूसरा व्हाइट, जिसमें जो वायलेट कलर था वो यहां पे था डोमिनेंट और जो व्हाइट कलर था वो यहां पे रिसेसिव। तो ये हो गया यहां पे डोमिनेंट
और ये हो गया यहां पर रिसेसिव। तो इस तरह से डोमिनेंट और रिसेसिव की बात समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज जान लें सभी लोग, डोमिनेंट हमेशा वो ट्रेट होता है जो किसी भी इंडिविजुअल में ज्यादा एक्सप्रेस होता है, और रिसेसिव वो होता है जो कम एक्सप्रेस होता है। या हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब किन्हीं दो होमोजाइगस पेरेंट यानी प्योर पेरेंट का आपस में क्रॉस कराते हैं तो हाइब्रिड जनरेशन यानी कि F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है वो डोमिनेंट होता है, और जो फैक्टर एक्सप्रेस नहीं होता वो रिसेसिव होता है। मींस जिस फैक्टर का एक्सप्रेशन हो जाए F1 जनरेशन में वो डोमिनेंट, और जिस फैक्टर का एक्सप्रेशन ना हो वो रिसेसिव माना जाता है यहाँ पर। तो इसके बाद फिर बात की गई कलर ऑफ फ्लावर। फिर अगला यहां पे बात की गई फोर्थ कैरेक्टर की। फोर्थ कैरेक्टर में यहां पर मेंडल ने शेप ऑफ पोड यानी कि पी प्लांट में शेप ऑफ पोड को लिया था। पोड को हम लोग बोलते हैं यहां पर लेग्यूम, यानी कि हम लोगों ने सभी ने देखा यहां पर मटर की फली को देखा। मटर की फली में सभी लोग देखते हैं कि मोस्ट ऑफ मटर की फली जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है। लेकिन उससे पहले अगर हम शेप की बात करें यहां पर, जैसा कि शेप की बात हो रही है, तो शेप के हिसाब से बात करें तो ज्यादातर बिल्कुल से इनफ्लेट होती हैं, साफ सुथरी होती हैं, अच्छी सी होती हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं यहां पर इनफ्लेटेड। क्या बोलते हैं? इनफ्लेटेड। और उसके अपोजिट में क्या हो जाता है यहां पर? कॉन्स्ट्रिक्टेड। इनफ्लेटेड, उसका अपोजिट क्या हो गया? कॉन्स्ट्रिक्टेड, यानी कि झुर्रीदार। तो यहां पर देखा जाए तो जो हमारा इनफ्लेटेड था, ये पोड का जो शेप है ये डोमिनेंट शेप है, डोमिनेंट ट्रेट, और जो कॉन्स्ट्रिक्टेड है ये यहां पर रिसेसिव ट्रेट है। तो इस तरह से ये बात हो गई हमारी। अगला हम लोग यहां पर फिफ्थ कैरेक्टर को ऑब्जर्व करते हैं। अब यहां पर इन्होंने लिया था कलर ऑफ पोड, मटर की फली का रंग, मींस कलर ऑफ पोड या फिर लेग्यूम। मटर की फली के रंग की अगर बात करें, जैसा कि हम सभी लोग देखते हैं मोस्ट ऑफ मटर की फली जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है, और कुछ कभी कदार यहां में देखने को मिलती है येलो कलर की। तो यहां पर मटर की फली के अगर कलर की बात करें तो कलर में यहां पर जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ग्रीन। और जो रिसेसिव होगा यहां पे वो हो जाएगा येलो। किसकी बात हो रही है? मटर के फली के कलर की। ठीक है, तो ये हो गया डोमिनेंट ग्रीन, और येलो क्या हो गया? रिसेसिव। तो ये हमारा फिफ्थ कैरेक्टर ऑब्जर्व हो गया पी प्लांट का। इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं इसका सिक्स्थ कैरेक्टर कौन सा ऑब्जर्व किया मेंडल ने। देखिए, अब मेंडल ने मटर की फली के अंदर जो सीड पाए जाते हैं, यानी कि जो कॉटिलेडन्स होते हैं, उनके शेप को ऑब्जर्व किया, फिर उसके बाद उसके कलर को ऑब्जर्व किया। तो सिक्स जो कैरेक्टर था यहां पर हमारा वो क्या था? शेप ऑफ सीड। शेप ऑफ सीड की जगह हम लोग लिख सकते हैं यहां पर कॉटिलेडन्स। कॉटिलेडन्स, तो कॉटिलेडन्स के शेप के आधार पर बात की गई थी सीड की। तो यहां पर हम देखते हैं मोस्ट ऑफ मटर के जो दाने होते हैं, यानी कि जो मटर के सीड होते हैं, उनमें हम देखते हैं कि ज्यादातर गोलाकार होते हैं, गोलाकार के, जिसको हम लोग बोलते हैं राउंड। और कुछ ऐसे होते हैं कभी कभी जो बहुत ही टाइट हो जाते हैं और झुर्रीदार दिखाई पड़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिंकल्ड। क्या बोलते हैं? रिंकल्ड। तो इस तरह से मटर की फली में शेप की, मटर के सीड की अगर हम बात करें, उसके शेप की बात करें, तो शेप में राउंड जो होगा वो डोमिनेंट हो जाता है, डोमिनेंट, और रिंकल जो हो जाएगा यानी कि झुर्रीदार, वो यहां पे हो जाता है रिसेसिव। तो यहां तक बात सभी बच्चों को समझ में आ रही होगी। इसी तरह से फिर मेंडल ने 7 कैरेक्टर को भी ऑब्जर्व किया, यानी कि कलर ऑफ सीड,
यानी कि सीड के कलर को या फिर कह सकते हैं कॉटिलेडन्स के कलर को ऑब्जर्व किया। अब जब यहां पर बात हो रही है कलर ऑफ सीड की या कॉटिलेडन कलर की, तो ज्यादातर लोग यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं वहां पर कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को यह देखने को मिलता है कि मटर का दाना जो होता है वो हरे कलर का दिखाई पड़ता है, लेकिन मटर का दाना जो हरे कलर का दिखाई पड़ता है वो कॉटिलेडन नहीं है, बल्कि उस सीड के ऊपर पाया जाने वाला सीड कोट होता है। और सीड किसे मानते हैं? जो सीड कोट को हटा के अंदर दिखाई पड़ता है कॉटिलेडन से बना हुआ। तो यहां पर अगर उसकी बात करें तो हम उसमें देखते हैं जो डोमिनेंट कलर होता है, यानी कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, वो होता है यहां पर येलो। तो येलो कलर हो गया मटर के सीड का डोमिनेंट। और इसी तरह से रिसेसिव में हो जाता है यहां पर ग्रीन कलर। तो येलो हो गया यहां पे डोमिनेंट और ग्रीन हो गया यहां पे रिसेसिव। तो इस तरह से मेंडल ने अपने 7 कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया। कौन कौन से, एक बार फिर से समझ लेते हैं यहां पर कि सबसे पहले हाइट ऑफ प्लांट में डोमिनेंट ट्रेट टॉल और रिसेसिव ट्रेट ड्वार्फ। पोजीशन ऑफ फ्लावर में एक्सियल डोमिनेंट टर्मिनल रिसेसिव। कलर ऑफ फ्लावर में वायलेट कलर डोमिनेंट व्हाइट कलर रिसेसिव। इसी तरह से शेप ऑफ पोड यानी कि मटर की फली का जो शेप है, जो आकार है, वो इन्फ्लेटेड यानी कि चपटा डोमिनेंट, कॉन्स्ट्रिक्टेड यानी कि झुर्रीदार रिसेसिव। इसी तरह से कलर ऑफ पोड या लेग्यूम की बात करते हैं तो यहां पर ग्रीन कलर डोमिनेंट, येलो कलर रिसेसिव। अब देखिए यहां पर ये बात हो रही है कलर ऑफ पोड की, जिसमें ग्रीन कलर डोमिनेंट है, ठीक है। और इसी तरह से नीचे जो बात हो रही है वो कलर ऑफ सीड की हो रही है। तो इसमें कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो इनसे कंफ्यूज नहीं होना है। आगे क्या दिया है फिर, शेप ऑफ सीड या कॉटिलेडन का शेप, तो राउंड डोमिनेंट रिंकल्ड रिसेसिव। इसी तरह से कलर ऑफ सीड में येलो कलर जो है यहां पर वो डोमिनेंट और ग्रीन कलर होता है यहां पर रिसेसिव। इसी तरह से हम लोग बात करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मेंडल ने जब इन 7 पेयर्स ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिंग ट्रेट को ऑब्जर्व कर लिया, तो इन्हीं 7 पेयर ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिंग ट्रेट के आधार पे इन्होंने 2 तरह के क्रॉस कराए। एक तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया, दूसरा फिर डाईहाइब्रिड क्रॉस कराया। और ये क्रॉस इन्होंने देखा जाए तो 7 साल तक किए। मीन्स मैंने पहले बताया था कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट 1856 में स्टार्ट किए थे और 1863 तक इन्होंने लगातार एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें इन्होंने 14 प्योर लाइन पी प्लांट का यूज किया। 14 प्योर लाइन का मतलब होता है यहां पर 7 पेयर्स पी प्लांट जो कि अपने आप में शुद्ध थे, प्योर थे, होमोजाइगस कंडीशन में थे, उनका यूज किया। 7 पेयर का मतलब एक डोमिनेंट पेरेंट का यूज किया तो उसी के अपोजिट उसका रिसेसिव पेरेंट यूज किया, ताकि ये कलर को या किसी के शेप को या फिर यहां पर जितने भी कॉन्स्ट्रक्टिंग ट्रेट दिए हैं उनको आसानी से ऑब्जर्व कर सकें। और साथ में देखा जाए तो मेंडल ने एक समय में केवल 1 या 2 ही कैरेक्टर का ऑब्जर्वेशन किया ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे, अगले टॉपिक पर क्रॉस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बात की थी कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहां पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्यों किया? देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस जैसा कि नाम से लिखा गया है मोनोहाइब्रिड। मोनो मतलब सिंगल, हाइब्रिड का फॉर्मेशन होता है यहां पर, उसकी बात की गई, उसके लिए क्रॉस कराना। अब यहां पर मोनोहाइब्रिड में अगर देखा जाए तो किसका क्रॉस करा रहे हैं हम लोग? इसमें पढ़ते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, यानी कि सिंगल जीन की इनहेरिटेंस पढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि एक जीन की जब बात हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ है कि हम लोग बात करने जा रहे हैं सिंगल कैरेक्टर की, क्योंकि वन जीन वन कैरेक्टर। तो क्या बात होगी यहाँ पे कि इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर, या हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं, और इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रेड्स, यानी एक जोड़ी कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रेड्स की इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो यहां पर जो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था, उस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में केवल सिंगल कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया था, यानी जो 7 कैरेक्टर अभी लिए गए थे उन 7 में से केवल एक ही कैरेक्टर को ऑब्जर्व करने के लिए इसका यूज किया था। अब हम बात करते हैं यहां पर कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस है क्या। देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या हुआ, किन्हीं भी दो पेरेंट्स में आपस में क्रॉस कराना, लेकिन कितने कैरेक्टर को लेकर, केवल सिंगल कैरेक्टर को लेकर, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स विद सिंगल कैरेक्टर। कितने कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर, सिर्फ एक ही कैरेक्टर को यूज किया गया यहां पर है, दो पेरेंट्स उनका सिर्फ एक कैरेक्टर। सपोज दैट मान लिया लाइक लिख सकते हैं हम लोग यहां पे, लाइक हाइड हो सकता है सिंगल कैरेक्टर, अगर हाइड नहीं तो मान लो और करके कोई दूसरा हो सकता है, मान लिया सपोज दैट यहां पे शेप हो सकता है किसी का। तो इस तरह से ETC, यानी कि ये कैरेक्टर यहां पे ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। इसी के हिसाब से सिंगल कैरेक्टर की बात हुई। जैसे मान लो यहां पर हम लोग बात करते हैं एग्जांपल पे, हम जानते हैं कि किसी भी एक कैरेक्टर के लिए दो ट्रेट होते हैं, दो एलील होते हैं, एक डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव। तो यहां पर जैसे कि अगर हम मान लीजिए एक कैरेक्टर ले लें, अगर हाइड का कैरेक्टर लेकर क्रॉस कराएंगे तो यहां पर भी हमें दो तरह के ट्रेट्स देखने को मिलेंगे, दो एलील देखने को मिलेंगे। एक तो डोमिनेंट एलील, इसका कौन सा होगा, हमेशा डोमिनेंट एलील कौन सा होगा, यहां पे टॉल होगा, या हम लोग टॉल की जगह लॉन्ग भी ले सकते हैं। रिसेसिव एलील यहां पे कौन सा होगा, ड्वार्फ होगा। तो यानी कि अब ये दो पेरेंट्स हो गए हमारे। अगर मान लिया हमने टॉल पेरेंट यूज किया है मेल वाला, तो ड्वार्फ कौन सा यूज करेंगे, फीमेल वाला। हालांकि जो पी प्लांट होता है बाइसेक्सुअल होता है, तो मेंडल ने बाइसेक्सुअल प्लांट में सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन को रोका और क्रॉस पॉलिनेशन को भी रोका नेचुरल वाले, और आर्टिफिशियली अपने हिसाब से क्रॉस पॉलिनेशन कराया। कैसे कराया उसके बारे में बात करते हैं। मेंडल ने क्या किया था, सबसे पहले पी प्लांट को लिया, उसके फ्लावर्स में स्टेमेन को रिमूव कर दिया, क्योंकि फ्लावर कैसा होता है पी प्लांट का, बाइसेक्सुअल। तो उसमें से किसको अलग कर दिया था इन्होंने, एंथर को या स्टेमेन को अलग कर दिया। स्टेमेन के रिमूव करने की प्रोसेस को बोलते हैं इमैस्कुलेशन। तो इस प्रकार देखा जाए अब उस फ्लावर में केवल फीमेल वाला पार्ट ही रह गया। अब जब फीमेल वाला पार्ट वहां पे रह गया तो अब ये फीमेल के रूप में काम करेगा, ठीक है। लेकिन अब उस फीमेल वाले पार्ट को कोई दूसरा पॉलन ग्रेन आके अपने आप नेचुरली फर्टिलाइज ना कर पाए, तो उसके लिए इन्होंने कर दी थी उसमें बैगिंग, ताकि ये अपनी इच्छा के अनुसार उस पर पॉलन ग्रेन्स को यूज कर सकें। यानी डिजायर्ड पॉलन ग्रेन का यूज करना था इन्हें, अपने हिसाब से प्योर प्लांट का यूज करना था। तो इस तरह से इन्होंने क्रॉस कराया। तो इस तरह से देखा जाए हम हाइट को ले सकते हैं क्रॉस कराने के लिए। अगर मान लिया हम यहाँ पे हाइट को नहीं लेते तो मान लिया कोई दूसरा क्रॉस के लिए ले सकते हैं। सपोज मान लिया अगर हम शेप को ले लें, शेप ऑफ सीड, तो सीड के शेप में हम देखते हैं कि यहां पर हमें दो देखने को मिलते हैं, या तो राउंड, अपोजिट में रिंकल्ड, या फिर हम मान लिया कलर ऑफ फ्लावर को ले लें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम कोई भी सिंगल कैरेक्टर को, जैसे हमारे थर्ड में देखें तो हम लोग यहां पर कलर ऑफ सीड भी ले सकते हैं। अब कलर ऑफ सीड में हम देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा,
येलो, ऑपोजिट में यहां पर ग्रीन। तो इनमें से कोई भी एक कैरेक्टर ले ले और उसका हम क्रॉस करा दें, ये हो जाएगा हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे मान लिया हम यहां पर उठाने जा रहे हैं हाइड के कैरेक्टर को। किसको उठा रहे हैं? हाइड को। अब जब हाइड को यहां पे ले रहे हैं तो इसके हिसाब से क्रॉस कराएंगे। सपोज दैट मैंने 2 पी प्लांट लिए। कितने पी प्लांट लिए? 2 पी प्लांट लिए। एक पी प्लांट जो लिया वो हमने टॉल लिया और दूसरा पी प्लांट लिया ड्वार्फ। देखो हमेशा जो रिसेसिव पेरेंट होगा वो हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही होता है, ठीक है। डोमिनेंट जो पेरेंट होगा यानी कि जिसके पास डोमिनेंट कैरेक्टर है तो हो सकता है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी हो, होमोजाइगस कंडीशन में हो, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं? होमोजाइगस का यूज करते हैं डोमिनेंट के लिए। यहां पर तो हमने क्या लिया? यहां पर एक तो हमने लिया सबसे पहले डोमिनेंट पेरेंट, जैसे कि मान लो यहां पे होमोजाइगस। होमोजाइगस को हम लोग हमेशा बोलते हैं प्योर। क्या बोलते हैं? प्योर। तो इस तरीके से होमोजाइगस टॉल को ले लिया मैंने। किसको ले लिया? टॉल को। इसका क्रॉस मैंने करा दिया होमोजाइगस जिसको हम लोग प्योर इसको भी बोलेंगे क्योंकि प्योर होता है होमोजाइगस। क्या ले लेंगे? ड्वार्फ। तो हमने यहां पर 2 पेरेंट ले लिए, एक तो टॉल और दूसरा ड्वार्फ पेरेंट ले लिया। क्लियर? ये तो बात सभी को समझ आ रही होगी। अब यहां पे क्या किया? यहां पर हम जानते हैं होमोजाइगस का मतलब क्या होता है। होमोजाइगस का मतलब ये होता है कि जब किसी इंडिविजुअल के पास दोनों आइडेंटिकल क्या हो? फैक्टर हो। तो यहां पर चूंकि होमोजाइगस टॉल है और कौन सा है? ये डोमिनेंट है, तो इसके लिए आइडेंटिकल क्या होगा? कैपिटल टी मान लिया। और इसके लिए अपोजिट में स्मॉल टी मान लिया ड्वार्फ के लिए। तो इस तरह से आपस में इनका करा दिया हमने क्रॉस। अब हम यहां पे देखते हैं कि इसके पास कितने एलील हैं? 2। दोनों कैसे एलील है? रिसेसिव। और टॉल के पास चूंकि प्योर टॉल है तो दोनों कैसे एलील हैं? डोमिनेंट एलील हैं। कैपिटल टी। डोमिनेंट को हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से एक्सप्रेस करते हैं और रिसेसिव को हमेशा हम लोग स्मॉल लेटर से एक्सप्रेस करते हैं। तो यहां पर अब बनने वाली जो प्रोजेनी होगी वो कैसे बनेगी? अब देखो ये जब गैमेट्स बनाएगा तो इसके पास दोनों गैमेट सिमिलर बनेंगे। कौन से बनेंगे? कैपिटल टी वाला गैमेट और कैपिटल टी वाला गैमेट। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल जो होता है वो डिप्लॉयड कंडीशन में होता है, लेकिन जब गैमेट्स बनते हैं तो वो हैप्लॉयड कंडीशन हो जाती है। तो यहां पर गैमेट का फॉर्मेशन हो गया। ये क्या बन गए? इसके गैमेट्स बन गए, गैमेटोजेनेसिस हो गई। क्लियर? ऐसे ही यहां पर भी इसके भी गैमेट्स बनेंगे लेकिन दोनों सिमिलर गैमेट्स होंगे। कौन से? स्मॉल टी, और यहां पर भी दूसरा भी स्मॉल टी वाला ही होगा। तो इस तरह से अब जब ये गैमेट्स बन गए दोनों के तो इनका अब आपस में क्या होगा? क्रॉस होगा। अच्छा एक चीज और सभी लोग यहां पे जान लें कि ये वाली जो जनरेशन है इसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट। कौन सी जनरेशन है? पेरेंट्स हैं ये, पेरेंट जनरेशन। क्लियर? अब इनका जब आपस में क्रॉस होगा तो क्या बनेगा? अब मान लो कैपिटल टी वाला, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है इससे फर्टिलाइज होने की? क्योंकि ये मान लो सपोज दैट ये मान लो मेल है और मान लो ये फीमेल है, ठीक है। तो अब मेल के पोलिंग ग्रेन यहां पर जाएंगे, इसके स्टिग्मा पे जाएंगे और फर्टिलाइज करेंगे। तो अब मान लो इसके पास प्रोबेबिलिटी है इससे फर्टिलाइज होने की, लेकिन दोनों स्मॉल टी है, तो किसी से भी अगर फर्टिलाइज हो जाइए बनने वाला क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ऐसे ही अगर ये मान लिया इससे फर्टिलाइज होता तब भी यही बनता। मान लो ऐसे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसी तरह से इसकी प्रोबेबिलिटी है इससे भी, तो क्या बनेगा? अगर मान लो इससे ऐसे फर्टिलाइज होता तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर ये इससे फर्टिलाइज हो गए तो भी क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि हम यहां पर देख रहे हैं कि बनने वाले जितने भी ऑफस्प्रिंग हैं इनको हम लोग बोलते हैं F1 जनरेशन। F1 जनरेशन को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट फिलियल जनरेशन, यानी कि F1 ऑफस्प्रिंग्स। ये होती है हाइब्रिड। अब हाइब्रिड क्यों है ये? क्योंकि ये प्योर है, क्योंकि इसके पास सिमिलर गैमेट है। ये भी प्योर है, सिमिलर
फैक्टर है या गैमेट है। लेकिन इसके पास जो है वो हम देख रहे हैं डिसिमिलर, यानी कि दोनों अलग अलग हैं। तो इस तरह से ये कैसा होगा, हेट्रोजाइगस। ये कैसा हो गया, हेट्रोजाइगस। और हेट्रोजाइगस क्या होता है, हाइब्रिड होता है। क्या होता है बेटा, हाइब्रिड होता है हेट्रोजाइगस। और जब हेट्रोजाइगस यहां पर हाइब्रिड होता है तो इस तरह से ये किसको रिप्रेजेंट करेगा। अब भाई इसके पास तो दोनों जीन है, इसके पास दोनों तरह के एलील हैं, दोनों तरह के फैक्टर हैं, यानी कि टॉलनेस का भी फैक्टर इसके पास है, ये है इसके पास टॉलनेस का फैक्टर, और दूसरा स्मॉल टी ड्वार्फ का भी फैक्टर है। अब एक्सप्रेस कौन सा हो, लेकिन मेंडल ने जब ऑब्जर्व किया सारे के सारे प्लांट्स में, उन्होंने क्या देखी, उन्होंने देखी यहाँ पे टॉलनेस, यानी कि टॉल। सारे के सारे प्लांट्स कैसे बने, टॉल। तो इन्होंने देखा कि जो टॉलनेस वाला फैक्टर है, ये वाला, ये फैक्टर यहां पर प्रभावी है, डोमिनेंट है। तो बस इन्होंने बोल दिया कि यवन जनरेशन में जो फैक्टर एक्सप्रेस होता है वो डोमिनेंट, जो एक्सप्रेस नहीं होता वो रिसेसिव। तो यहां से एक रिजल्ट सामने निकल के आया। अच्छा, एक चीज और भी, ये सारे के सारे 100% है टॉल, यानी कि यवन जनरेशन में कोई भी रेशियो नहीं होता। तो इस तरह से ये बात सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। और इसके बाद इसी के आधार पे मेंडल का आगे चल के फर्स्ट लॉ बना, लॉ ऑफ डोमिनेंस। हालांकि मेंडल ने इसके लिए क्या बोला था, मेंडल ने इसके लिए बोला था डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस। इसके लिए इन्होंने क्या बताया था कि कैपिटल टी वाला यहां पे है डोमिनेंट फैक्टर, और जो स्मॉल टी है यहां पर वो है रिसेसिव फैक्टर। सभी को यहां तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। लेकिन मेंडल ने कभी भी किसी भी क्रॉस को, किसी भी एक्सपेरिमेंट को केवल एक ही जनरेशन तक चेक नहीं किया, बल्कि इन्होंने F2 F3 जनरेशन तक उसको चेक किया, टेस्ट किया, ताकि इनको क्लियरली पता चल जाए, क्योंकि ये मैथमेटिशियन थे तो ये ऑब्जर्वेशन को बहुत अच्छे से समझ रहे थे और सारे ऑब्जर्वेशन का एक रिकॉर्ड तैयार कर रहे थे, एक स्टैटिकल मैथमेटिकल रिकॉर्ड तैयार कर रहे थे स्टैटिक्स में। तो इसी तरह से फिर इसके बाद इन्होंने आगे इसी को सेल्फ क्रॉस कराया। किसको कराया, F1 प्रोजेनी के। तो F1 प्रोजेनी के कोई भी दो इंडिविजुअल को लेकर हम कराते हैं यहां पर सेल्फ क्रॉस। क्या कराते हैं, सेल्फ क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, या प्रोजेनी बोल सकते हैं यहां पे, इंडिविजुअल्स ऑफ F1 जनरेशन, या F1 प्रोजेनी की बात करते हैं। तो इनका हम लोग क्या करा रहे हैं, सेल्फ क्रॉस करा रहे हैं। चूंकि सेल्फ क्रॉस कैसे होगा, हम लोगों ने क्या देखा था अभी, हाइब्रिड टॉल देखे थे। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, इम्प्योर। तो यहां पर देखो हाइब्रिड टॉल ले लिया, उसका क्रॉस किससे करा रहे हैं, हाइब्रिड टॉल से ही करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं, हाइब्रिड टॉल। क्लियर। अब हाइब्रिड टॉल के लिए वहां पे क्या लिया था, क्या बन के आया था हमारा रिजल्ट, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां पर रिजल्ट क्या बन के आया, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस तरह से ये हमारे क्या बन गए, अब पेरेंट बन गए। ये F1 वाले थे, अब पेरेंट बन गए। अब इनका क्रॉस करेंगे, मान इनके पास गैमेट्स कैसे बनेंगे, दो तरह के गैमेट्स बनेंगे, 50% डोमिनेंट कैपिटल टी और 50% गैमेट होंगे रिसेसिव वाले स्मॉल टी। ऐसे ही यहां पर भी 50% कैपिटल टी और 50% स्मॉल टी, यानी कि डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों तरह के गैमेट्स बनेंगे 1:1 में यहां पर। अब जब गैमेट्स बन गए यहां पे 1:1 में, ये बन गए हमारे गैमेट्स। अब क्या होगा, अब क्रॉस होगा। क्रॉस में क्या, अब इसका क्रॉस की प्रोबेबिलिटी है इन दोनों में से किसी एक से, क्योंकि उसके पास तो दोनों मौजूद है। यहां से अगर कोई भी फैक्टर जाता है तो उसकी पॉसिबिलिटी है इसके साथ भी पेयर करने की, इसके साथ भी पेयर करने की। अब मान लो ये वाला इससे फर्टिलाइज होता है तो क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। क्लियर। अगर मान लिया ये वाला इससे फर्टिलाइज नहीं होता, अगली जनरेशन में इससे फर्टिलाइज होता है, तो क्या बनेगा, कैपिटल टी
स्मॉल टी। ऐसे ही यहां पर भी ये स्मॉल टी वाला इससे फर्टिलाइज होता है तो क्या बनेगा स्मॉल टी कैपिटल टी, लेकिन हम लोग सीधा लिखेंगे कैपिटल लेटर पहले तो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी। और अगर इसको फर्टिलाइज करें हम इससे तो क्या बनेगा स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इस तरह से अब हम देख रहे हैं कि सारे के सारे यानी 100% इंडिविजुअल एक जैसे नहीं है, 100% ऑफ स्प्रिंग एक जैसी नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं F2 ऑफ स्प्रिंग्स, या हम लोग बोल सकते हैं इसको F2 जनरेशन। इसी चीज को यानी इसी क्रॉस को आगे चल के एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था आरसी पुनेट। मैं बाद में बताऊंगा कि उन्होंने भी कराया था अपनी टेक्निक के आधार पर। कैसे कराया था? आरसी पुनेट एक साइंटिस्ट थे, आरसी पुनेट। आरसी पुनेट ने एक चेकर बोर्ड सिस्टम तैयार किया था। चेकर बोर्ड क्या बोलते हैं? चेकर बोर्ड। उस चेकर बोर्ड मेथड के आधार पर क्रॉस कराया, और चेकर बोर्ड मेथड को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर टेबल या पुनेट स्क्वायर टेबल। और इस टेबल के आधार पे कैसे करते हैं क्रॉस? देखिए यहां पे एक हम लोग स्क्वायर टेबल बनाते हैं, ऐसे एक टेबल इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। और इस टेबल में हम लोग देखें तो एक साइड एक पेरेंट के गैमेट लिख देते हैं, दूसरी साइड दूसरे पेरेंट के गैमेट लिख देते हैं। सपोज दैट मान लिया ऊपर जो है हॉरिजॉन्टल, नीचे ये वर्टिकल है, तो हम लोग यहां पर वर्टिकल में लिखते हैं फीमेल पेरेंट, हॉरिजॉन्टल में मेल पेरेंट। मान लो ये यहाँ पे दोनों पेरेंट सेम है तो क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कैपिटल टी, इसको यहाँ पे स्मॉल टी, ऐसे यहाँ पर भी कैपिटल टी और यहाँ पर स्मॉल टी। अब मान लो इसका क्रॉस इससे होगा फिर इससे होगा, इसका इससे होगा तो क्या बनेगा? कैपिटल टी, इसका इससे होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका इससे होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे होगा तो स्मॉल टी, यानी सेम रिजल्ट यही आएगा। लेकिन ये आसानी रहती है। देखो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं फोर्क लाइन मेथड। क्या बोलते हैं? फोर्क लाइन मेथड। तो मेथड ने अपने ऑब्जर्वेशन के बाद जिस मेथड का यूज किया था रिकॉर्ड को समझाने के लिए उसको बोलते हैं फोर्क लाइन मेथड, जबकि पुनेट ने एक स्क्वायर टेबल तैयार की थी उसी के लिए। समझ में आ गई बात सभी को? तो ये सभी लोग याद रखना कि आगे चल के हम क्रॉस ऐसे ना करा के ऐसे करा सकते हैं सिंपली। और डाई हाइब्रिड क्रॉस जब कराएंगे तो मेनली यहां पर इसी का यूज करेंगे, क्योंकि वहां पर 16 ऑफ स्प्रिंग बनेगी, यहां पर कितनी बन रही है? 4 ऑफ स्प्रिंग है। क्यों 4 ऑफ स्प्रिंग है? क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ एलील भी 4 है, ठीक है। और यहां पर जो कैरेक्टर है वो सिंगल कैरेक्टर है, और सिंगल कैरेक्टर का मतलब 2 की पावर स्मॉल एन, एन का मतलब कैरेक्टर, तो 2 की पावर स्मॉल एन मतलब 2 की पावर 1 यानी कि 2। यहां पर 2 हैं चूंकि एक और एक 2 तो 2 स्क्वायर हो गया, तो अब इसमें कितने हो गए? 4 हो गए। अब देखिए यहाँ पे ये वाला हमें जो देखने को मिला ये क्या है? प्योर टॉल है। कैसा टॉल है? प्योर टॉल। ये वाले दोनों भी टॉल होंगे क्योंकि कैपिटल टी मौजूद है इसके पास, तो ये कैसे होंगे? हाइब्रिड टॉल होंगे। कैसे टॉल होंगे? हाइब्रिड टॉल। और ये वाला होगा हमारा ड्वार्फ। ड्वार्फ तो हमेशा प्योर ही होता है। और एक चीज समझ लेना, हाइब्रिड को बोलते हैं हम लोग हेटेरोजाइगस और प्योर को हम लोग बोलते हैं होमोजाइगस। समझ में आ गई बात सभी को? अब एक चीज देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं फिनोटाइप की और जीनोटाइप की। देखिए पहले फिनोटाइप होता क्या है? फिनोटाइप का मतलब होता है जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर होता है, जो ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग, जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस होता है किसी भी प्लांट का, किसी भी एनिमल का, वो कहलाता है उसका फिनोटाइप। जैसे हम कलर को देख सकते हैं, हम साइज को देख सकते हैं, हम शेप को देख सकते हैं और हम हाइट को देख सकते हैं, तो ये ऑब्जर्व कर सकते हैं सीधे तौर पे, तो इसको बोलते हैं हम लोग फिनोटाइप। तो यहां पर हम अगर ऑब्जर्व करें सिंपली तो हमें ये तीनों दिखाई पड़ रहे हैं सीधे सीधे टॉल। ये तीनों क्या दिखाई पड़ रहे हैं? टॉल। क्योंकि आंखों से देख के हम कभी इसे नहीं बता सकते कि ये वाला प्योर है और ये वाला हाइब्रिड है। क्यों नहीं बता सकते? हमारे पास कोई लेकर आए 3 टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ, और उसमें 2 टॉल ऐसे हों जो हाइब्रिड हो, लेकिन साइज जब तीनों के बराबर दिखाई पड़ रहे हैं तो हम कैसे बताएंगे यहाँ पर ये प्योर है ये इम्प्योर है? नहीं बता सकते। हम कब बता सकते हैं? जब उसका टेस्ट क्रॉस कराएंगे आगे। इसके लिए हम वीडियो बनाएंगे आगे टेस्ट क्रॉस के लिए बाद में, लेकिन अभी आप लोग इसको जान ले कि ये है टॉल और ये है ड्वार्फ। अब देखो फिनोटाइप क्या होता है? ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर,
तो हम देख रहे हैं यहाँ पे फिनोटाइप हमें यहाँ पे दो दिखाई पड़ रहे हैं, एक तो टॉल, रेशियो, ड्वार्फ। ये दो फिनोटाइप दिखाई पड़ रहे हैं हमें। तो टॉल कितने हैं हमारे, टोटल 3 हैं, और ड्वार्फ कितने हैं, 1 है। तो यहाँ पर रेशियो क्या हो जाएगा, यानी कि 3/4, यानी 4 में से 3 कैसे हैं, टॉल हैं, और 4 में से 1 कैसा है, ड्वार्फ है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। इसको हम चाहे ऐसे भी ले सकते हैं, 4 से 4 कैंसिल, तो 3:1 इस तरह से ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फिनोटिपिक रेशियो। क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे फिनोटिपिक रेशियो। इसी तरह से अगर हम परसेंटेज देखें, यानी कि फिनोटिपिक परसेंटेज देखें, फिनोटाइप परसेंटेज, तो हम यहां पे देख रहे हैं कि 3 है, 3/4 है, यानी कि 75% रेशियो, 75% का जो रेशियो है वो किससे देख रहे हैं, 25% से। यानी 25 कैसे हैं, ये टॉल हैं और ये ड्वार्फ हैं। ये परसेंट के हिसाब से भी हम ले सकते हैं। देखिए, जब एग्जाम होता है बोर्ड का या नीट्स का, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या कोई दूसरा बोर्ड हो, यूपी बोर्ड वगैरह, तो इन सभी में हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस को घुमाकर नए तरीके से पूछा जाता है। अब मेडिकल लाइन में भी जो एग्जाम होते हैं नीट वगैरह के, तो उसमें भी क्वेश्चन को किसी ना किसी तरह से घुमा के पूछा जाता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे वो परसेंट के हिसाब से पूछे फिनोटाइप, चाहे वो सिंपल ऐसे पूछे, हमें यही लिखना है रेशियो। क्लियर। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पर इसके जीनोटाइप की। फिनोटाइप की तो बात हो गई, सभी को समझ में आ गई होगी। बात क्या करते हैं, जीनोटाइप। देखो, जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक कंपोजिशन। हम यहां पर जो जेनेटिक कंपोजिशन देख रहे हैं वो कितने तरह का देख रहे हैं, 3 तरह का जेनेटिक कंपोजिशन देख रहे हैं। कौन कौन सा, एक तो ये वाला हमें दिखाई पड़ रहा है, कैपिटल टी। 2 ये दिखाई पड़ रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, और एक स्मॉल टी वाला। तो कैसे हो गए यहाँ पे, कैपिटल टी। दूसरा जीनोटाइप इसका क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और थर्ड क्या होगा, स्मॉल टी। अब इसका जो रेशियो होगा जीनोटाइप का, रेशियो क्या हो जाएगा, देखिए भाई, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ये 1 है, तो 1:2:1। हम लोग इसको ऐसे भी ले सकते हैं, 1/4, 4 में से 1 है ना, उधर 4 में से कितने हैं, 2 हैं, तो 2/4 और 1/4। अब यहां पर क्या होगा, इसको अगर हम कैंसिल कर दें तो क्या बन जाएगा हमारा, ऐसे ही बन सकता है, 1/4 रेशियो, 1/2 रेशियो, नहीं इसका, हाँ ठीक है, 1/2, और इसका हो जाएगा हमारा 1/4। तो कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर किसी भी तरह से लिख सकता है, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे, यहां तक बात तो सभी को समझ में आ गई होगी ना, आसानी से, कोई डाउट तो नहीं होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि उसका भी सॉल्यूशन आपको दिया जा सके। अब यहां पर भी इसके हिसाब से अगर हम परसेंटेज लिखना चाहें तो परसेंटेज क्या निकलेगी हमारी, परसेंटेज निकलेगी हमारी 25% कैपिटल टी वाले हैं, 50% कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हैं, और 25% यहां पर स्मॉल टी वाले हैं, यानी कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर स्मॉल टी। तो ये हमारा हो गया जीनोटिपिक रेशियो, और ये हो गई हमारी जीनोटिपिक परसेंटेज। तो हम किसी भी तरह से इसको ऑब्जर्व करके इसकी परसेंटेज, इसका रेशियो निकाल सकते हैं, और पेपर में भी वो कंफ्यूज करने के लिए कोई भी तरीका अपना सकता है। उसमें बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, किसी को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कंफ्यूज होने से क्या होता है, हम जल्दबाजी में कुछ भी टिक कराते हैं, हमारा क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। मोस्ट ऑफ ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कभी कभी नीट के एग्जाम में। तो नीट के एग्जाम में जो घुमा फिरा के पूछे तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, बिल्कुल से हमें बहुत अच्छे से आंसर देना है, क्योंकि ये मैथमेटिकल डाटा है, तो मैथमेटिक्स के हिसाब से ही सॉल्व करना है, बायोलॉजी के हिसाब से सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, सभी लोग समझ गए। अब इसके बाद जब ये हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया,
अब मेंडल ने यहां पर एक और भी बात कही, यानी इसके लिए एक लॉ दिया बाद में। क्या लॉ दिया था? जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको हम लोग बाद में बात करेंगे, बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग ये सब एक्सपेरिमेंट पढ़ लेते हैं, बाद में इनके लॉस पढ़ेंगे। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या कहा गया है इन्होंने कि गैमेट्स के फॉर्मेशन के समय, गैमेट्स के फॉर्मेशन के समय जो फैक्टर होते हैं पेयर में, जो फैक्टर होते हैं पेयर में, वो अलग अलग हो जाते हैं। और कोई भी एक प्रकार का गैमेट केवल एक ही फैक्टर को रिसीव करता है, एक ही किसी एक कैरेक्टर के लिए एक ही फैक्टर को रिसीव करता है, यानी कि दो फैक्टर उस गैमेट में नहीं होते। दो फैक्टर डिप्लॉयड कंडीशन में होते हैं, इंडिविजुअल में होते हैं, लेकिन गैमेट्स में नहीं होते, क्योंकि हम जानते हैं क्रोमोसोम जो होते हैं पेयर में वो भी सेग्रीगेट हो जाते हैं। तो यहां पर फैक्टर हो गया सेग्रीगेट, ठीक है। इसी को इसलिए हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और एक चीज समझ लें यहाँ पे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हम देख रहे हैं कि हमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन दोबारा देखने को मिल रहा है। कैपिटल टी वाला पेरेंट था हमारा, और ये भी पेरेंट था पीछे। अगर हम जाएं सबसे पहले तो ये पेरेंट था, ये पेरेंट, यानी पेरेंटल कॉम्बिनेशन दोबारा से सेग्रीगेट हो गया। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग आगे चल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी इससे क्या बना? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बना हमारा। और एक चीज, इसको हम लोग लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोल सकते हैं आगे चल के, क्योंकि गैमेट्स हमेशा कैसे होते हैं? प्योर फॉर्म में होते हैं। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स ईच गैमेट रिसीव अ सिंगल फैक्टर, जिसको हम लोग प्योर फैक्टर बोलेंगे, प्योर गैमेट बोलेंगे। अपने आप में गैमेट कैसा होता है? प्योर होता है, या तो डोमिनेंट वाला रखेगा या फिर रिसेसिव वाला रखेगा, ठीक है। तो ये बात सभी को समझ में आ गई। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एक दूसरे क्रॉस की, जो मेंडल ने दो कैरेक्टर को एक साथ लेकर कराया था, जिसको हम लोग बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, या बोलते हैं डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, जिसमें मेंडल ने ऑब्जर्व किया था दो जीन की इनहेरिटेंस को एक साथ। तो हम लोग बोल सकते हैं यहां पर इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, क्योंकि यहां पे दो जीन मतलब दो कैरेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? टू कैरेक्टर्स को एक साथ ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। कितने कैरेक्टर? टू कैरेक्टर्स। और हम जानते हैं एक कैरेक्टर के कितने फैक्टर हैं, या एक कैरेक्टर में देखा जाए तो कितने एलील होते हैं? दो एलील होते हैं, एक डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव। तो यहां पे क्या करेंगे? टू पेयर्स ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिंग ट्रेट, टू पेयर्स ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिंग ट्रेट्स, यानी कि दो जोड़ी कॉन्स्ट्रक्टिंग ट्रेट्स की हम लोग स्टडी करेंगे। यहां पर दो जोड़ी, यानी कि एलील्स की, दो अलग अलग तरह के एलील की स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहां पर ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। दो जीन की इनहेरिटेंस पढ़ने जा रहे हैं, या कह सकते हैं दो कैरेक्टर की इनहेरिटेंस पढ़ने जा रहे हैं, या फिर दो जोड़ी कॉन्स्ट्रक्टिंग ट्रेट की स्टडी करने जा रहे हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या कहता है? डाई हाइब्रिड क्रॉस ये कहता है कि क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स। कितने पेरेंट्स की बात हो रही? टू पेरेंट्स। हम जानते हैं क्रॉस तो हमेशा दो ही पेरेंट्स में होगा ना, टू पेरेंट्स। अब यहां पे दोनों जो पेरेंट्स हैं, उन पेरेंट्स के पास कितने हैं? दो दो कैरेक्टर की बात हो रही है। इसकी हैविंग टू पेयर्स ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिंग ट्रेट्स, यानी कि दो जोड़ी यहां पे कॉन्स्ट्रक्टिंग ट्रेट को लिया गया। अब दो जोड़ी कॉन्स्ट्रक्टिंग ट्रेट या कह सकते हैं हम लोग दो कैरेक्टर कैसे हो सकते हैं? एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने यहां पे सीड का शेप ले लिया, सीड का कलर ले लिया, तो दो कैरेक्टर हो गए ना यहां पे। यानी कि सबसे पहले क्या कर सकते हैं? शेप ऑफ सीड एंड कलर ऑफ सीड, इसका क्रॉस साथ में मिला लिया। तो शेप ऑफ सीड और कलर ऑफ सीड में देखा जाए तो शेप में हम क्या देखते हैं? दो देखते हैं। कौन कौन से? एक तो राउंड, दूसरा
अपोजिट में रिंकल्ड। ऐसे ही कलर में अगर बात करें हम लोग तो दो देख सकते हैं यहाँ पे, कौन कौन से कलर, एक तो येलो डोमिनेंट था यहाँ पे, पीछे पढ़ा था हम लोगों ने, फिर से देख सकते हो वहां पे, और यहाँ पे अपोजिट में ग्रीन। तो अब एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, दो पेयर हो गए, यानी टू पेयर्स ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिंग ट्रेड्स। अब यहां पर जब भी कोई पेरेंट होगा तो उसके पास अगर डोमिनेंट पेरेंट है तो उसके पास क्या होगा, राउंड येलो साथ में होगा और रिंकल्ड और ग्रीन साथ में होगा। या कभी भी ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे राउंड ग्रीन, यानी एक डोमिनेंट रिसेसिव और दूसरे में दूसरा डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव हो सकता है। कैसे हो सकता है आगे हम बताएंगे। यहाँ पे एक चीज और जान लीजिए सभी लोग कि इसके अलावा अगर देखा जाए तो और भी क्रॉस करा सकते हैं। मान लो ये पहला कैरेक्टर हो गया, ये भी करा सकते हैं कि हाइट, प्लांट की हाइट ले ली हमने और हाइट के साथ साथ शेप ऑफ सीड ले लिया, शेप ऑफ सीड, यानी कि मान लो टॉल प्लांट्स विद राउंड सीड, ठीक है, डॉर्फ प्लांट विद रिंकल्ड सीड, ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है पेरेंट का। ठीक है, तो इसके लिए कॉम्बिनेशन अलग, इसके लिए अलग। अब इसके लिए कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, इसके लिए देखिए कॉम्बिनेशन क्या बनेगा। राउंड के लिए हम मान लें कैपिटल आर और साथ में उसका अपोजिट येलो साथ में लगा दें, येलो के लिए ये मान लें। अब क्रॉस कराएंगे तो स्मॉल आई स्मॉल वाई से, यानी कि ये राउंड, ये रिंकल्ड, ये येलो और ये ग्रीन। क्लियर, तो क्या हो गया, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन। ऐसे यहां पर हाइट ऑफ प्लांट और शेप ऑफ सीड एक साथ मिला के। अब हाइट कैसी होती है, दो, जैसे कि मान लो यहां पे टॉल प्लांट है और सीड कैसा है उसके पास, मान लो उसके पास सीड है यहां पे राउंड, ठीक है। और इसी तरह से दूसरा जो है इसका कॉम्बिनेशन वो क्या बनेगा, ड्वार्फ प्लांट विद रिंकल्ड सीड, रिंकल्ड सीड। इस तरह से अब देखिए यहां पर ये टॉल और राउंड है तो क्या हो जाएगा, टॉल के लिए हम मान लिए कैपिटल टी, राउंड के लिए कैपिटल आर, तो अपोजिट में क्या हो जाएगा डॉर्फ के लिए स्मॉल टी और स्मॉल आर। सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, तो उसको भी आंसर दिया जाएगा। अब ये हम चाहें तो इनको उठा लें तो भी डाइहाइब्रिड, चाहे इनको उठा के क्रॉस करा लें तब भी डाइहाइब्रिड, या हम इसके अलावा जो 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया था मेंडल ने, उनमें से कोई भी 2 कैरेक्टर एक साथ उठा लें और क्रॉस करा दें तो उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे डाइहाइब्रिड क्रॉस। चलिए आगे चलते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस की तरफ। क्या है देखिए, हम यहां पे उठाते हैं एक तो सबसे पहले शेप ऑफ सीड। अब शेप ऑफ सीड में हमें 2 देखने को मिल रहे थे, कौन कौन से, यहां पर राउंड और अपोजिट में रिंकल्ड। दूसरा हमने लिया यहां पे, जो एक कैरेक्टर ये हो गया हमारा, दूसरा कैरेक्टर ये हो गया हमारा कलर ऑफ सीड। कलर ऑफ सीड में हमें क्या देखने को मिला था, यहां पे 2 कैरेक्टर, एक तो हमें येलो और अपोजिट में ग्रीन। यहां तक सभी को बात समझ में आ रही होगी ना, ठीक है। अब देखिए यहां पे अगर हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ये क्या है हमारा, हम जानते हैं ये राउंड है, कैपिटल आर, रिंकल ये है स्मॉल आर, अपोजिट दे दिया इसको, ये है कैपिटल वाई और ये है स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। अब यहां तक तो सभी को बात समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग इन कैरेक्टर्स को आपस में लेकर कराते हैं क्रॉस। कैसे क्रॉस कराते हैं, देखिए राउंड येलो ले लिया और रिंकल ग्रीन ले लिया, तो देखिए यहां पे राउंड येलो सीडेड प्लांट, ऐसा प्लांट सीडेड प्लांट, यानी ऐसा प्लांट जिसमें राउंड येलो सीड निकलते हैं। 2 कैरेक्टर यहां पे हो गए, देखिए क्रॉस कराया हमने इसका किससे, रिंकल्ड ग्रीन
सीडेड प्लांट से, सीडेड प्लांट। यहां तक सब बात तो सभी को समझ में आ रही होगी ना। जब हमने यहां पे क्रॉस करा दिया इसका, तो अब इसके लिए गैमेट्स क्या आते हैं? राउंड के लिए कैपिटल आर, येलो के लिए कैपिटल वाई। हमने क्रॉस कराया यहाँ पे, रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। अब देखिए जिस तरह से वहां पर दो फैक्टर थे, दो फैक्टर में गैमेट कितने बने थे? दो तरह के गैमेट्स बने थे। यहां पर फैक्टर कितने हैं? 4 फैक्टर हैं। तो गैमेट्स भी कितने तरह के पॉसिबल हैं? 4 तरह के गैमेट्स पॉसिबल हैं। लेकिन यहां पर जो गैमेट्स बनेगा, चूंकि कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला या कैपिटल आर कैपिटल वाई सारे एक जैसे होंगे, तो फिर सिंगल टाइप का यहां पे गैमेट्स बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला, और यहां पर भी सिंगल टाइप का गैमेट्स बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई वाला। ये मान लो यहां पे हो गए गैमेट्स। क्या हो गए? गैमेट्स। अब ये गैमेट्स अगर सीधे आपस में एक दूसरे को फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये जब हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा, ये होगा हमारा F1 जनरेशन। और इस F1 जनरेशन में हम क्या देख रहे हैं? कैपिटल आर होने की वजह से राउंड कलर, राउंड वाला शेप एक्सप्रेस होगा, और कैपिटल वाई होने की वजह से येलो कलर एक्सप्रेस होगा। तो यानी कि जो बनने वाली प्रोजेनी होगी यहां पर, वो कैसी होगी? हाइब्रिड। कैसी होगी यहां पे? हाइब्रिड। वो भी आगे क्या है? राउंड येलो। सारे कैसे होंगे? हाइब्रिड राउंड येलो सीडेड प्लांट। 100% यही होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? F1 जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट फैक्टर ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है। यहां से देखो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में ये बात प्रूफ हो चुकी है, और डाई हाइब्रिड में भी ये बात प्रूफ हो रही है कि F1 जनरेशन में हमेशा कौन सा एक्सप्रेस होता है? डोमिनेंट कैरेक्टर। यानी कि डोमिनेंट वाला एलील या डोमिनेंट वाला फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है। यहां तक किसी कोई डाउट नहीं होगा। ये हमारा तैयार हो गया। अच्छा, एक चीज और भी, ये वाले फिर क्या थे? क्योंकि ये कैसे होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस मींस प्योर, जबकि बनने वाली ऑफ स्प्रिंग इम्प्योर। आगे बढ़ते हैं। फिर मेंडल ने F2 जनरेशन के लिए क्रॉस कराया। अच्छा, एक चीज जान लें, यहां पर भी कोई रेशियो नहीं होगा। मेंडल ने इसके बाद F2 जनरेशन के लिए क्रॉस कराया। किसके लिए क्रॉस कराया? F2 जनरेशन के लिए। अब F2 के लिए क्या करेंगे? जो हमारा F1 आया है, उसी F1 का हम लोग कराएंगे सेल्फ क्रॉस। यानी उन्हीं में से कोई दो पेरेंट्स एक जैसे उठाएंगे, उनका कराएंगे सेल्फ क्रॉस। कैसे कराएंगे? देखिए सभी लोग, सेल्फ क्रॉस बिटवीन टू ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ F1 जनरेशन। यानी F1 जनरेशन की हम लोग दो ऑफ स्प्रिंग में क्या करा रहे हैं? क्रॉस करा रहे हैं। यहां पे क्या करा रहे हैं? क्रॉस। और उस क्रॉस के लिए हम लोग कुछ यूज करेंगे यहां पे। कैसे? देखिए, वहां पर जो बना था कैसा बना था? हमारा हाइब्रिड था। कैसा था भाई? हाइब्रिड राउंड येलो। प्योर नहीं था, हाइब्रिड था। क्रॉस किससे करा था? सेम टू सेम इसी से। हाइब्रिड राउंड येलो सीडेड प्लांट येलो। ठीक है, तो यहां तक हम लोग जो है इसकी बात करते हैं। अब यहां पर देखते हैं कि कैसा कॉम्बिनेशन था उसका। देखिए, उसका कॉम्बिनेशन था ये, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सेम टू सेम यहां पर भी वही कॉम्बिनेशन, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखिए, यहां पर जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा उसको निकालने में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि गैमेट्स कैसे निकालें। रिजल्ट तो वो निकाल सकते हैं आसानी से, लेकिन गैमेट्स कैसे निकालें? तो गैमेट्स निकालने का एक सिंपल तरीका है कि ये जो दो तरह के कैरेक्टर दिए हैं, इनके फैक्टर्स को अगर हम अलग अलग क्रॉस करा दें तो हमारे गैमेट्स निकल आएंगे। और चूंकि दोनों साइड में हमें एक ही जैसा कॉम्बिनेशन दिखाई पड़ रहा है, तो जो गैमेट्स इसके होंगे वही गैमेट्स इसके होंगे। लेकिन गैमेट्स कितने टाइप के बनेंगे? 4 काइंड्स ऑफ गैमेट्स यहां पे बनेंगे। 4 काइंड्स ऑफ गैमेट्स कैसे बनेंगे? देखो, निकालते हैं।
ये हमारा है कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसी के अगर गैमेट्स बनाना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस करा देंगे इस तरह से, ठीक है, क्रॉस करा देंगे। क्रॉस में क्या होगा, कैपिटल आर वाला कैपिटल वाई से करेगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई बन गया। दूसरा फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर तीसरा स्मॉल आर कैपिटल वाई, और फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इस तरह से ये हमें 4 तरह के गैमेट्स मिल गए, यानी कि 4 गैमेट्स मिल गए। और चूंकि दोनों साइड में जब मेल और फीमेल एक ही जैसे हैं तो फिर यही गैमेट्स हम यहाँ पे दोनों साइड में लिखेंगे। अब इसके लिए हम क्या करें, एक चेकर बोर्ड टेबल बनाएंगे, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में आसानी रहे। क्या बनाएंगे, एक चेकर बोर्ड टेबल। कैसे बनाएंगे, देखिए इस तरह से एक चेकर बोर्ड टेबल हम लोग क्रिएट करते हैं। ये हो गई टेबल। इसमें हमें फिलअप करना है 16 को। कितने को, 16 को। तो 1 2 और 3 और 4 नीचे हो गया, ठीक है, ये समझ लीजिए। अब यहां पर एक साइड, यानी कि ऊपर कौन सा, ये ऊपर साइड जो होता है हॉरिजॉन्टल है। मेल के गैमेट्स को, चूंकि मेल और फीमेल गैमेट एक ही जैसे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम लिखना है। कौन सा था, देखो पहले पहला गैमेट्स हमारा बना था कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा गैमेट बना था कैपिटल आर स्मॉल वाई, थर्ड गैमेट हमारा बना था स्मॉल आर कैपिटल वाई, और फोर्थ गैमेट बना था स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये गैमेट्स सेम टू सेम, यही इधर भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और अगला फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये तो हमारे गैमेट्स हो गए। अब गैमेट्स किसके अंदर हैं, गैमेट्स के अंदर फैक्टर हैं। अब वो गैमेट्स आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, तब बनेगा जाइगोट। जाइगोट किसके अंदर होगा, सीड के अंदर, और सीड को हम कहीं पर लगाएंगे तो प्लांटेशन होगा, प्लांट बनेगा। तो उसी के हिसाब से उतने ही इंडिविजुअल बन जाएंगे हमारे। तो देखो ये वाले गैमेट्स को हम यूज करते हैं। सबसे पहले इस गैमेट का क्रॉस सबसे पहले इस वाले गैमेट से कराएं, फिर इससे, यानी चारों से पॉसिबिलिटी है। तो क्या करेंगे, पहला कॉम्बिनेशन क्या बने, कैपिटल आर कैपिटल वाई। बहुत ही बारीकी से देखना है आप सभी को इसको, कि यहां पर क्या किया जा रहा है। देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, अगला क्या है, कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर अगला कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, फिर अगला क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहां पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर अगला कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इन सबका इससे भी कराएंगे आगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर अगला कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर अगला क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई, अगला कैपिटल आर, और यहां पे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अच्छा एक चीज सभी लोग देख लेना कि हम लोग यहाँ पे स्मॉल लिखा है, यहाँ पे कैपिटल लिखा है, लेकिन हम लोग जब सीरीज में लिखते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर पहले लिखते हैं और स्मॉल लेटर बाद में लिखते हैं। चलिए चलते हैं आगे। हम लोग क्या है अगला वाला, स्मॉल आर। अब स्मॉल लिखेंगे क्योंकि दोनों आर स्मॉल है इसलिए। फिर वाई वाला कॉम्बिनेशन लिखेंगे कैपिटल वाई, फिर अगला स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। लास्ट में देखते हैं हम लोग कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर, फिर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, अगला स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर अगला स्मॉल आर और स्मॉल वाई। इस तरह से हमें 16 जाइगोट प्राप्त हुए, 16 जाइगोट मिले। यही 16 जाइगोट आगे चल के 16 इंडिविजुअल को बनाएंगे, 16 इंडिविजुअल बनेंगे। अब ये 16 इंडिविजुअल कैसे होंगे, इनका फिनोटाइप क्या होगा, हम इसको जानते हैं। सबसे पहले देखिए, ये कैपिटल आर का मतलब राउंड है, कैपिटल वाई का मतलब येलो है।
स्मॉल आर का मतलब क्या है, रिंकल्ड, और स्मॉल वाई का मतलब ग्रीन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कैपिटल लेटर मौजूद है तो डोमिनेंट ट्रेट ही एक्सप्रेस होगा। तो यहां पे देखो कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, मींस कैसा हो गया ये, राउंड येलो। इसके बाद कैपिटल आर कैपिटल वाई है तो कैसा हो गया, राउंड येलो। यहां पर भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है तो कैसा हो गया ये, राउंड येलो। यहां पर देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई है तो कैसा हो गया, राउंड येलो। यहां पर देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई है, राउंड येलो। यहां पर देखते हैं कैपिटल आर तो है लेकिन वाई कैसे हैं, दोनों स्मॉल हैं, और दोनों वाई स्मॉल हो गए तो कैसा हो गया, ग्रीन कलर। इसका मतलब क्या हो गया, कैपिटल आर की वजह से राउंड और स्मॉल वाई दोनों हैं तो ग्रीन। एक अगर स्मॉल वाई है तो कोई ऐसा नहीं होता, क्यों, रिसेसिव कैरेक्टर डोमिनेंट की प्रेजेंस में कभी भी एक्सप्रेस नहीं हो सकता। क्लियर। अब आगे बात करते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई मींस राउंड येलो। अगला कैपिटल आर स्मॉल वाई दोनों हैं तो क्या हो जाएगा, राउंड ग्रीन। इसी तरह से सेम कैपिटल आर कैपिटल वाई मींस राउंड येलो, राउंड येलो। कैपिटल आर कैपिटल वाई मींस राउंड येलो। स्मॉल आर दोनों आ गए यहां पर देखिए। अब जब कोई भी कैपिटल लेटर नहीं आर के बाद तो क्या होगा, स्मॉल आर है दोनों तो रिंकल्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिंकल्ड। लेकिन कैपिटल वाई है दोनों तो ग्रीन, कैपिटल वाई दोनों है तो क्या होगा, येलो, तो रिंकल्ड येलो। ये कैसा होगा, ये भी यहां पर रिंकल्ड येलो होगा, शॉर्ट में लिखते हैं रिंकल्ड येलो। यहां तक बात सभी को समझ में आ गई होगी। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। आगे देखिए फिर, कैपिटल आर कैपिटल वाई मींस राउंड येलो। कैपिटल आर स्मॉल वाई है दोनों तो क्या हो जाएगा यहां पे, राउंड ग्रीन। फिर यहां पर स्मॉल आर है दोनों और एक कैपिटल वाई है, मींस रिंकल्ड येलो। और ये दोनों आर स्मॉल लेटर में है, दोनों वाई भी स्मॉल है तो क्या हो जाएगा, रिंकल्ड ग्रीन। तो इस तरह से यहां पर हमें 16 ऑफ स्प्रिंग मिल गई। लेकिन ये जो 16 ऑफ स्प्रिंग हमें यहां पे मिल गई हैं, इन ऑफ स्प्रिंग में हम देखते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर जो पेरेंट्स में नहीं थे। देखिए राउंड येलो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है तो ये राउंड येलो 1 2 3 4 और इसके बाद 5 और राउंड येलो 6, राउंड येलो 7, राउंड येलो 8 और राउंड येलो 9। ये 9 ऑफ स्प्रिंग जो मिली हमें वो डोमिनेंट पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाली मिली। और एक हमें सिंगल जो मिल रही है रिंकल ग्रीन सिंगल, ये हमें मिल रही है कैसी, रिसेसिव पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाली। इसके बाद जो बची हुई हमारी हैं कौन कौन सी, एक तो राउंड ग्रीन, मेंडल ने राउंड ग्रीन नहीं लिया था, मेंडल ने लिया था राउंड येलो, ठीक है। तो राउंड ग्रीन ये नॉन पेरेंटल, यहां पर ये रिंकल जो येलो है ये भी मेंडल ने लिया था। मेंडल ने कौन सा लिया था, मेंडल ने लिया था यहां पर रिंकल ग्रीन। मेंडल ने कौन सा लिया था, रिंकल ग्रीन, कौन सा, रिंकल ग्रीन। तो यहां पर ये भी नॉन पेरेंटल, ये भी रिंकल येलो हो गया चूंकि, जबकि मेंडल ने रिंकल ग्रीन लिया तो ये नॉन पेरेंटल। और साथ में ये ग्रीन वाले जो हैं राउंड ग्रीन साथ में ये भी कैसा है, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। तो 3 ये और 3 ये, यानी कि टोटल 6 कॉम्बिनेशन ऐसे आए यहां पर जो न्यू कॉम्बिनेशन थे। कैसे कॉम्बिनेशन, न्यू कॉम्बिनेशन। इसीलिए इसको बोला गया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या बोला गया, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मेंडल का यहां पे थर्ड लॉ बना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। यानी कि लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन, यानी कि जो गैमेट्स होते हैं वो फ्रीली रिकम्बाइन हो रहे हैं यहां पर 3:1 में। यानी कि एक पेयर दूसरे पेयर से पूरी तरह से सेग्रीगेट होकर फ्रीली रिकम्बाइन हो रहा है।
फ्रीली रिकम्बाइन होकर एक नया इंडिपेंडेंटली जाइगोट तैयार कर रहा है, इंडिविजुअल तैयार कर रहा है। तो ये बात समझ में आ गई सभी को। अब देखिए इसमें रेशियो क्या होगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर फिनोटाइप कितने प्रकार का आया है, 4 प्रकार का फिनोटाइप, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो और रिंकल ग्रीन। तो ये 4 तरह का फिनोटाइप आया। तो यहाँ पर हम लोग फिनोटाइप की बात करते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस में। फिनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप राउंड येलो, रेशियो राउंड ग्रीन, रेशियो रिंकल्ड येलो, रेशियो रिंकल्ड ग्रीन। अब वहां पे सभी लोग जान लें कि ये 9 हमें ये वाले मिले थे, कौन से, राउंड येलो, और राउंड ग्रीन कितने मिले थे, 3, रिंकल येलो कितने मिले थे हमें, 3, और रिंकल ग्रीन कितने मिले थे, 1। तो यहां पर जो फिनोटिपिक रेशियो हो गया, कौन सा रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन का, कौन सी जनरेशन का, F2, क्योंकि हमेशा F2 जनरेशन में ही क्या आता है, रेशियो आता है। तो ये रेशियो हमें यहाँ पे मिला, जिसमें हम देख रहे हैं कि ये वाला पेरेंटल कॉम्बिनेशन है और ये वाला पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। यानी कि अगर देखा जाए तो 9 + 1 ये हमारा पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। कौन सा, पेरेंटल कॉम्बिनेशन। जबकि इसके साथ साथ हम देख रहे हैं 3 + 3 ये हमारा कैसा है, न्यू कॉम्बिनेशन, न्यू कॉम्बिनेशन। अब एक चीज और देखते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ फिनोटाइप जो हमें देखने को मिले कितने, 4 प्रकार के, क्योंकि मोनोहाइब्रिड में नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने होते हैं, 2 प्रकार के। यहां पर नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने हैं, नंबर ऑफ फिनोटाइप, नंबर ऑफ फिनोटाइप, फिनोटाइप कितने हैं, 4। इसी तरह से नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने हैं, टोटल 9 टाइप के जीनोटाइप हमें देखने को मिल रहे हैं। कितने टाइप के, 9 टाइप के जीनोटाइप देखने को मिल रहे हैं। अब यहां पर हम लोग जीनोटाइप रेशियो भी लिख देते हैं। हालांकि जीनोटाइप रेशियो देखा जाए तो किसके हिसाब से निकलेगा, यहाँ पे इस तरह से निकलेगा, ये एक जीनोटाइप है, एक ये जीनोटाइप है, एक जीनोटाइप है। तो जितने भी एक ही जैसे जीनोटाइप हैं उसको उतनी बार लिखेंगे और उसको लिखने के बाद जितने बार होंगे उसको वैसे ही दे देंगे। काउंट कर सकते हैं आप लोग सभी लोग, कैसे, देखिए यहां पर ये मैं लिख रहा हूं यहाँ पे जीनोटाइप, जीनोटाइप, जीनोटाइप का अगर रेशियो देखें तो क्या बनेगा, यहाँ पे सिंपली याद रखने वाला भी है, कैसे, 1 2 2 4, फिर 1, फिर 1 2 1। इस तरह से ये जीनोटाइप हो जाता है F2 इंडिविजुअल का, F2 जनरेशन का, किसमें, डाइहाइब्रिड क्रॉस में। इसको चाहे तो हम लोग कभी कभी आगे पीछे करके भी ले सकते हैं, यानी कि ऐसे भी ले सकते हैं। इसको कैसे ले सकते हैं, सिंपली 1 2 2 1, 4 को बीच में ले आओ, फिर इसके बाद बचा क्या, 2 1 2 2 2 1 2 1। तो यहां पे देखो क्या बना, 12 21 और यहां पर 21 21 और बीच में 4 है। तो ऐसे भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर कितने हो गए, नंबर ऑफ जीनोटाइप 1 यानी कि 2 2 4 2 6 2 8 1 9 हो गए पूरे जीनोटाइप, क्लियर। तो 9 जीनोटाइप यहां पर हो गए हमारे। तो 9 जीनोटाइप इस तरह से बनते हैं, जिसको हम लोग ऑब्जर्व भी कर सकते हैं वहां पर। यहां पर अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो हमसे पूछ सकता है, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है, ताकि उसका भी सॉल्यूशन आपको दिया जा सके, उसके बारे में भी आगे वीडियो बनाई जा सके। या आप किसी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहते हैं तो उस टॉपिक को भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, तो उस पर भी वीडियो बनाई जा सकती है। तो यहां तक 9 जीनोटाइप
सभी लोगों को, सभी स्टूडेंट्स को हमारी जो बात है समझ में आ गई होगी, सभी को समझ में आ गई होगी। और इसमें कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।